Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन से मटेरियल एसिड होते हैं, कौन से बेस होते हैं और कौन से सॉल्ट होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स के यूजेस क्या हैं। इसके अलावा हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि बेसिस के यूजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज और फिर हम जानेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं और हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहाँ यूज होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मटेरियल्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, तो आप मटेरियल्स को उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मटेरियल्स का कलर अलग होता है, कुछ लश्रस होते हैं यानी कुछ शाइनिंग होते हैं तो कुछ डल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मटेरियल्स को उनके टेस्ट के बेस पर भी हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, हम हर एक चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, यानी हम हर एक एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली कोरोसिव होते हैं, यानी कि इतने ज्यादा कोरोसिव होते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो हम हर एक एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा क्वेश्चन अब रेज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं और ये सब्सटेंसेस हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमें ये चीज जानने में हेल्प करें कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब भी उनको आप एसिड्स या बेसिस के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो तुरंत अपना कलर चेंज करने लगते हैं। और इसी से हमें पता चल जाता है कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में जानने में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिकेटर नॉर्मली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि मैनमेड इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जिनको इंसान खुद बनाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस जो होता है ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जो मोस्ट ऑफ द लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसको लिचिन एक प्लांट होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये 2 कलर्स में अवेलेबल होता है। वो 2 कलर कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो फ्रेंड्स, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उसको आप एसिडिक कंडीशन में रखेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। और जो रेड लिटमस पेपर है उसको अगर आप बेसिक कंडीशन में रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसका कलर ब्लू हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप रेड लिटमस को बेसिक कंडीशन में रखेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, लेकिन अगर उस रेड लिटमस को आप एसिडिक कंडीशन में रखेंगे तो उस पर क्या असर होगा? तो फ्रेंड्स, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसका कलर है कलर उसका वही रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिटमस किस तरीके से हमको हेल्प करता है जानने में कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, राइट। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा नेचुरल इंडिकेटर, वो है टर्मरिक। तो फ्रेंड्स, टर्मरिक को अगर आप एसिडिक कंडीशन में रखते हैं तो वो येलो ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप टर्मरिक को बेसिक कंडीशन में रखते हैं उसका कलर रेड हो जाता है। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, राइट। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर आप टर्मरिक पेस्ट जो है उसको स्प्रेड कर दीजिए
राइट, और उसको अच्छे से आप सुखा लें सनलाइट में। उसके बाद आप सोप का यानी जो लिक्विड सोप वगैरह होता है उसका एक सोल्यूशन तैयार करें, और उस सोल्यूशन को अगर आप इस टर्मरिक पेपर के ऊपर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो कलर है इसका वो येलो से रेड हो जाएगा, और इसमें पता चलता है कि जो सोप सोल्यूशन है वो बेसिक होता है, राइट। लेकिन अगर आप इस पे लेमन जूस यूज़ करेंगे तो उसका कलर येलो ही रहेगा, यानी उसी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये शो करता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टर्मरिक इंडिकेटर्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है, ये एक तरीके का फ्लावर होता है, और ये अगर इसको एसिडिक कंडीशन में रखा जाएगा तो इसका कलर मेजेंटा हो जाता है, और अगर इसको बेसिक कंडीशन में रखा जाएगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इसके अलावा हम पर्पल कैबेज का भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पर्पल कैबेज को एसिडिक कंडीशन में रखेंगे तो उसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको बेसिक कंडीशन में रखेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो इससे हमें हेल्प मिलती है ये जानने में कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पढ़ा ये हमने पढ़े नेचुरल इंडिकेटर्स, लेकिन कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जिसको इंसान ने खुद से बनाया है। तो इसके अंदर दो एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, एक है फिनोल्फिथिलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो फ्रेंड्स, फिनोल्फिथिलीन क्या होता है, ये एक इंडिकेटर है। अगर आप इसको बेस में रखेंगे, यानी कि अगर आप इसको बेसिक कंडीशन में रखेंगे तो इसका कलर पिंक हो जाता है, और अगर आप इसको एसिडिक कंडीशन में रखेंगे तो ये कलरलेस ही रहता है, राइट। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस बेसिक है या फिर एसिडिक है। ऐसे ही होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिडिक कंडीशन के अंदर रेड हो जाता है, और बेसिक कंडीशन के अंदर वो येलो ही रहता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इंडिकेटर्स हमको हेल्प करते हैं ये जानने में कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, राइट। अब हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में कि एसिड्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जो एसिड टर्म है यानी ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से है, ये एक लैटिन वर्ड होता है एसिड, जिसका मतलब होता है सार यानी कि खट्टा। तो यही वर्ड यानी एसिड वर्ड से ही बना एसिड, और इससे हमें एक चीज समझ आती है कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते होंगे जिनका टेस्ट सार होता होगा, यानी कि खट्टा टेस्ट होता होगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली ऑल फ्रूट्स होते हैं जो, यानी जितने भी फ्रूट्स होते हैं उन सब के अंदर एसिड होता है। तो हम एसिड को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये नेचुरल अकरिंग एसिड्स होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इसको इंसान के थ्रू बनाया जाता है, यानी ये मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, राइट। तो जो नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये नॉर्मली हमारे फूड स्टफ में होते हैं, हमारे खाने के अंदर इसको हम शामिल करते हैं, यानी इसको हम इजीली खा सकते हैं। जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड होता है, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं इनमें टार्ट्रिक एसिड होता है, और जो खट्टा दूध होता है जिसमें कई बार देखा होगा आपने कि दूध खट्टा हो जाता है, सार हो जाता है, तो उसके अंदर उस टाइम पे लैक्टिक एसिड होता है, राइट। और जो हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है तो वो भी एक एसिड की हेल्प से ही होता है, और उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। अब दूसरे टाइप के जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर जिनको मिनरल एसिड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो एसिड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव भी होते हैं। इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही अपने फूड स्टफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इससे हमारी बॉडी को या हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल एसिड्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिकली, यानी कि खुद से प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल करके। सिंथेटिक वर्ड जहाँ पे आता है मतलब केमिकल का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर चीज़ को तैयार किया गया होता है। तो ये जो एसिड्स होते हैं इनको नॉर्मली मिनरल्स की हेल्प से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अर्थ से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं,
तो उन्हीं का इस्तेमाल करके इन मिनरल एसिड्स या इन इनऑर्गेनिक एसिड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड है वो कौन कौन से हैं? वो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स इनके बारे में डिटेल में आप क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो एसिड्स हैं इनका क्या रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ये जो एसिड्स होते हैं इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक्सट्रीमली कोरोसिव होते हैं। अगर आप इसको स्किन पे डाल देंगे तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, जल सकती है, राइट। तो इसीलिए इनको टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इनको बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा एसिड्स क्या होते हैं और आप कैसे इनको पहचान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एसिड्स के यूजेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिनरल एसिड्स के क्या यूज होते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उसको तो हम अपने फूड स्टफ में यूज कर लेते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका यूज कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कॉमन सॉल्ट जो हम नॉर्मली घरों में खाते हैं उस सॉल्ट के प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल मेटल्स को क्लीन करने में भी किया जाता है। इसके अलावा इसको टिनिंग में, गैल्वेनाइजेशन में, इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये टिनिंग क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, इसको हम अपने आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका इस्तेमाल मेटल्स की क्लीनिंग में किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ग्लूकोज भी बनाया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में भी किया जाता है, राइट। इसके अलावा इसको ब्लीचिंग पर्पस के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? ये कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे कपड़े वगैरह बनते हैं ना, उन इंडस्ट्रीज को टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो जो कपड़े होते हैं उनमें कई बार दाग धब्बे वगैरह लग जाते हैं या वो बहुत गंदे हो जाते हैं जो इजीली नहीं निकल पाते हैं, तो उसके ऊपर ब्लीचिंग यूज किया जाता है। तो ब्लीचिंग पर्पस में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे कौन से फर्टिलाइजर बनते हैं? जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी होने लगती है। इसके अलावा जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, यानी जो बॉम्ब वगैरह होते हैं या क्रैकर्स जो होते हैं, उसमें भी नाइट्रिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कुछ डाई होती हैं, इसके अलावा परफ्यूम्स, मेडिसिन, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम रेयॉन कहते हैं, या जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं उसकी प्योरिफिकेशन में भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। इसके अलावा मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेटल को ओर से, यानी जो रॉ मेटल होता है उसमें से निकालने में भी इस नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको केमिकल्स का किंग भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे पहले तो यूज़ होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। तो फ्रेंड्स जो पेट्रोलियम होता है वो उसको एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से तो उस टाइम पर उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स होते हैं, तो उन सबको सेपरेट करना होता है। तो उन सबको सेपरेट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, जैसे कि इससे अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका यूज आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट, प्लास्टिक, ड्रग्स, डिटर्जेंट वगैरह में भी किया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से ये सब चीज़ें भी मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो एसिड्स होते हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स एसिड्स जो होते हैं नॉर्मली टेस्ट में सार होते हैं, यानी कि ये खट्टे होते हैं, राइट। दूसरी चीज़, ये पानी में इजीली सॉल्यूबल होते हैं, यानी इसको पानी में घोला जा सकता है, डिजोल्व किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसको ब्लू लिटमस पेपर में यूज़ किया जाए तो इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एसिड रहा होगा। एसिड्स जो होते हैं ये नेचर में कोरोसिव होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं।
यानी कि हम एसिड्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एसिड्स के बारे में अब कोई डाउट नहीं होगा, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली बेसिस जो होते हैं इनका टेस्ट बिटर होता है, यानी कि इनका टेस्ट कड़वा होता है, राइट। ये क्या काम करते हैं, ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, यानी उसको नॉर्मल या बैलेंस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में एसिड ज्यादा है और आपको इसको बैलेंस करना है, न्यूट्रल करना है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर बेस मिला देंगे तो इससे क्या होगा, वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसमें ज्यादा खट्टापन या वो पर्टिकुलर सब्सटेंस बहुत ज्यादा कोरोसिव नहीं रहेगा, राइट। तो इसीलिए बेसिस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब हम इसको टच करते हैं तो कुछ सोपी जैसी फीलिंग आती है, यानी स्लिपरी फीलिंग आती है। जैसे आप सोप को टच करते हो तो आपकी फिंगर्स स्लिप होने लगती हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है बेसिस को टच करने पे। बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी बेसिस हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि ऐसे बेसिस जिनको आप पानी में इजीली डिसॉल्व कर सकते हो या जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे बेसिस को अल्कालीज कहा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, सारे अल्कालीज बेस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कालीज नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक बेस को आप पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी बेसिस को आप पानी में डिसॉल्व कर पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वो बेसिस ही होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे अल्कालीज जो होते हैं वो बेसिस हो सकते हैं, लेकिन सारे बेस जो हैं वो अल्कालीज नहीं हो सकते, राइट। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें 10th के अंदर फिर से रिपीट होंगी केमिस्ट्री में, राइट। तो आपको ये चीज़ें अभी से अपने माइंड में बिठानी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, राइट। अब हम बढ़ते हैं बेसिस के कुछ यूजेस पर कि बेसिस के यूजेस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, ये सोप्स, टेक्सटाइल, ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए भी किया जाता है। इससे रेयॉन भी बनता है। रेयॉन क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। इसको हम पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में कि रेयॉन क्या होता है और ये कैसे बनता है, राइट। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल रेयॉन की मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड से मेडिसिन, पेपर और पल्प भी तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को नॉर्मली स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल जो प्लास्टर होते हैं या जो वाइट वॉश होता है, तो वाइट वॉश में या प्लास्टर्स वगैरह में इसकी प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर एसिड से कहीं पे कुछ जल जाता है, यानी कि अगर आपकी स्किन बर्न हो जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ड्रेसिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, यानी कि उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा खारापन होता है उस खारेपन को दूर करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सॉइल में अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो विंडो होती हैं उनके ऊपर जो ग्रीस वगैरह लग जाता है, उस ग्रीस को रिमूव करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कपड़े होते हैं, कपड़ों पे जो इंक के स्पॉट लग जाते हैं, यानी स्याही लग जाती है, उसको रिमूव करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो हैं ये यूजेस हैं बेसिस के। अब हम देखते हैं बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो बेसिस होते हैं ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि इनके अंदर कड़वापन होता है। टच करने पर इसमें सोपी जैसी फीलिंग आती है, यानी कि स्लिपरी फीलिंग आती है। इसके अलावा ये पानी में घुल भी सकते हैं, सॉल्युबल हैं भी और नहीं भी, यानी कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते। तो जो सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एल्कालीज कहा जाता है, राइट।
तो सारे के सारे एल्कालीज जो होते हैं वो बेस होते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा। इसके अलावा ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। अगर किसी रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो बेस रहा होगा। इसके अलावा ये भी एसिड्स की तरह नेचर में कोरोसिव होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बेसिस का टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस रिएक्शन के अंदर जो एसिड और बेस होते हैं उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, यानी उसके अंदर एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं रहता। जैसे ही आप एसिड को और बेस को दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स करेंगे, यानी इक्वल क्वांटिटीज के अंदर, तो उनके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कोई भी ना तो एसिड का असर रहेगा ना ही बेस का, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे उसकी इक्वेशन दे रखी है कि जो एसिड है अगर उसमें बेस का रिएक्शन होगा, यानी उसके साथ बेस का रिएक्शन करवाया जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा, उससे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये एक एसिड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? इससे बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो नॉर्मली हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, आप किसी भी सब्सटेंस को जो बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत ज्यादा बेसिक है, आप उसको न्यूट्रल कर सकते हो। तो न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं। और अगर इनके ऊपर इंडिकेटर का यूज किया जाएगा तो इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, यानी कि इंडिकेटर जैसा है उसका कलर वैसा ही रहेगा। तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिड है ना ही बेस है, वो क्या है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट। अगर आप कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन तैयार करते हैं, यानी पानी के अंदर आप नमक को डालिए और उसको डिजोल्व कीजिए, फिर आप उस पर इंडिकेटर की हेल्प से चेक कीजिए कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका लिटमस पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, या जो भी आपका इंडिकेटर है उसी कलर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसके अलावा शुगर, ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारे सब्सटेंस जो है ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस में काउंट किए जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो होता है इंडाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि बॉडी के अंदर एसिडिटी होने लगती है कई बार, यानी कि आपको खट्टापन सा महसूस होने लगता है गले के अंदर, यानी जो आपका थ्रॉट होता है उस थ्रॉट में आपको थोड़ा सा सारनेस फील होती है, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिटी। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगता है, और जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो हमारी बॉडी में एसिड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। और जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है तो इससे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी हमारा फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक के अंदर स्मॉल अमाउंट में ही होना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो हमें उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है वो भी करोड हो सकती है और हमें अल्सर यानी कि जो वाउंड्स यानी घाव जो हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा रिलीज नहीं होना चाहिए। तो ये रिलीज क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा हम तला हुआ खाना खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है और उससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से हमें पेन होता है और हम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, राइट। तो हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हमने भी देखा कि अगर एसिड्स के अंदर बेस का इस्तेमाल किया जाए, यानी बेस का रिएक्शन करवाया जाए, तो जो एसिड का या जो बेस होते हैं उनका असर या उनका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो क्योंकि इनडाइजेशन के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एसिडिटी में क्या होता है, एसिड बढ़ गया, तो हमें उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें बेस लेना पड़ेगा, जिससे कि जो एसिड है उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं।
यानी कि एंटी एसिड टैबलेट्स आती हैं कुछ, उनको लिया जाता है। यानी कि जो एंटी एसिड टैबलेट्स होती हैं इसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, और बेकिंग सोडा क्या है, ये एक टाइप का बेस होता है। तो जैसे ही एसिड्स के साथ बेस का रिएक्शन होता है तो एसिडिटी का जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है बॉडी के अंदर, और हमको कंफर्ट फील होने लगता है, राइट। तो इस तरीके से हम हमारी बॉडी में होने वाली एसिडिटी को कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसेक्ट स्टिंग्स का। तो फ्रेंड्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि एंट, बीज, ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर एसिड होता है, राइट। और जब भी ये आपको काटते हैं, यानी जब भी अपना स्टिंग आपके ऊपर यूज करते हैं, आपको काटते हैं, तो तुरंत आपको पेन फील होता है, या फिर बर्निंग जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स, जब भी ये इंसेक्ट बाइट करते हैं तो तुरंत ही इनके जो स्टिंग होता है उस स्टिंग से एसिडिक लिक्विड जो है वो निकलता है, जो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। और जैसे ही हमारी स्किन के अंदर एसिड जाता है, हमें तुरंत से डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है, हमें पेन होने लगता है, राइट। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक एसिड है, तो अगर हम इस एसिड पे बेस का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, उस एसिड का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पर, तुरंत जहाँ पर किसी बी ने काटा हुआ होता है वहां पर बेकिंग सोडा जैसा कुछ रब करते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा भी उसके ऊपर रब करते हैं तो जल्दी ही आराम पड़ने लगता है उस दर्द के अंदर। तो क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, ये एक बेस है, और बेस क्या काम करते हैं, एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इससे हमको कंफर्ट फील होने लगता है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम लोग डिफरेंट टाइप के बेसिस का भी इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई इंसेक्ट बाइट करता है उस टाइम पर। जैसे कि कैलामाइन सोल्यूशन जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, और जिंक कार्बोनेट क्या है, ये एक बेस है, और बेस क्या काम करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमको तुरंत कंफर्ट मिल जाता है, हमें तुरंत राहत मिल जाती है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि सॉइल के अंदर एसिड की जो मात्रा होती है, यानी जो क्वांटिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर कई बार बेस की क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस टाइम पर सॉइल जो होती है वो या तो एसिडिक हो जाती है या फिर एल्कलाइन हो जाती है, और दोनों ही कंडीशन सॉइल के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, या अल्कलाइन हो जाएगी, तो सॉइल के अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट्स की या क्रॉप्स की। तो ये कैसे होता है, कई बार हम लोग एक्सेसिव फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल के ऊपर यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, या फिर बेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर सपोज करिए सॉइल के अंदर एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम उसमें क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या स्लेग लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या चौक जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर एसिड ज़्यादा है तो हमें उसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बेस जो होते हैं वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट। तो हम अगर इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो सॉइल के अंदर एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है। और अगर फ्रेंड सॉइल एल्कलाइन है, यानी बेसिक है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल के अंदर ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें एसिड ज़्यादा होता है, और इससे जो बेस का इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से हम सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। तो इसको हम नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सॉइल का कुछ पार्ट लीजिए और उसको पानी में डिजोल्व कर दीजिए, उसको अच्छे से पानी में घोल दीजिए, उसके बाद उस पर लिटमस पेपर का यूज़ कीजिए। तो लिटमस पेपर की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है, या फिर सॉइल जो है वो न्यूट्रल है, राइट। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो है फैक्ट्री वेस्ट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज का जो लिक्विड वेस्ट होता है उसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा होता है, और जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो डायरेक्टली कहाँ उसको डिस्पोज करते हैं, वो उसको डायरेक्टली रिवर में या जो भी चलता हुआ पानी होता है उसके अंदर उसको डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर, लेक, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर एसिड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो लिक्विड वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। और जब आप इस लिक्विड वेस्ट को पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी, यानी एसिड बढ़ जाएगा।
तो जब पानी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो मरने लगते हैं। जैसे कि जो फिशेज हैं वो इसकी वजह से ख़त्म होने लगती हैं। तो इसको हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि एसिड ज़्यादा है तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। क्योंकि बेस अगर हम लोग डालेंगे तो जो एसिड का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगर हम उस वाटर बॉडी के अंदर स्लेट लाइम का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, जो एसिड का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि स्लेट लाइम क्या होता है, ये एक बेस होता है, और बेस क्या काम करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम वाटर बॉडीज को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे जो हमारे आसपास हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं एसिड्स क्या होते हैं, बेस कौन से होते हैं, और हम कैसे उनके इफेक्ट को न्यूट्रल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको इस चैप्टर को देखने के बाद, समझने के बाद कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप हमें अपना डाउट मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें आपके सजेशंस पसंद आएंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।